हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं ज्योग्राफी, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी 11th स्टैंडर्ड की। उसमें आज हम देखने वाले ये जो है चैप्टर ना, ये 6 नहीं है 7 है। एक्चुअली हम देख रहे हैं 7 वाला। और यहाँ पे चैप्टर का नेम है लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पे वेदरिंग देखी थी। वेदरिंग में क्या थी, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती थी, फिजिकल केमिकल रिएक्शन से वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब क्या है, एक रॉक का छोटे छोटे पीसेस में, मतलब उसको सेपरेट होना एक रॉक का छोटे छोटे पीसेस में, तो वही वेदरिंग होती है, हमने लास्ट टाइम देखा था। लेकिन ये वेदरिंग होने में ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, तो उनकी बात आज हम करने वाले हैं। तो जियोमॉर्फिक एजेंट जो है कौन से हैं, रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है, वेव एंड पैटर्न इरोजन। तो ये सब यहाँ पे परफॉर्म इरोजन। ठीक है, तो ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, इनके द्वारा लैंड फॉर्म्स होते हैं, मतलब लैंड का इवोल्यूशन, उनके फॉर्म होना, उनका डिपोजिशन मतलब फॉर्म होना, उनका इरोजन होना, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। तो आप हर एक एजेंट का ले लो, जैसे कि अभी हम रनिंग वाटर देखने वाले हैं आज। तो रनिंग वाटर में क्या होता है, इसका एक इरोजन लैंड फॉर्म है, ठीक है, और फिर इसका एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। तो ये हर एक इसके, फिर ग्लेशियर का भी, ग्लेशियर के भी इरोजनल लैंड फॉर्म्स है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है। फिर ग्राउंड वाटर के भी सेम इरोजनल लैंड फॉर्म है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। फिर विंड की वजह से भी कैसे लैंड फॉर्म्स बनते हैं, कैसे नहीं बनते, ग्लेशियर के भी सेम ही है। तो ये सब हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो देखो, पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म होते क्या है, इनके बारे में यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बताया कि स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। जो छोटे छोटे पीसेस में ऐसे बनते हैं ना, उनको ही क्या बोला जाता है, अर्थ के सरफेस पे, उसको हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक अप लैंडस्केप। ये छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स मिलके ही एक बड़ा सा लैंडस्केप बनता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। सो ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप। हर एक लैंडफॉर्म का खुद का शेप होता है, खुद की साइज होती है। यहाँ पे देखो, फिजिकल शेप है, साइज है, फिर मटेरियल्स, एंड इन इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। तो यहाँ पे हर एक जो भी एक्शंस बन रही है, जो भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, तो उसकी मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप, साइज, मटेरियल एंड इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, एंड एजेंट्स। तो सर्टन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स की वजह से उस लैंडफॉर्म्स की साइज, उसका शेप डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखो, एक्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स आर स्लो। ठीक है, एंड हेंस द रिजल्ट टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक शेप्स। तो इसी वजह से बहुत टाइम ले लिया जाता है लैंडफॉर्म के द्वारा बनने में। एवरी लैंडफॉर्म हैज अ बिगिनिंग। हर एक लैंडफॉर्म की शुरुआत होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि अगर पेड़ भी, बड़ा सा पेड़ बनना है तो उसको पहले से उगना तो पड़ेगा, बीज के बाहर तो आना पड़ेगा ना। तो वैसे ही बिल्कुल लैंडफॉर्म्स भी अगर बनने हैं ना, तो उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म्ड मे चेंज इन देयर शेप, साइज एंड नेचर स्लोली और फास्ट ड्यू टू कंटिन्यू एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, मतलब किसके माध्यम से बनते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया है। बाद में हम अच्छे से इसको डिटेल में देखेंगे, रनिंग वाटर से कैसे बनते हैं, कौन से टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो हम अलग से मतलब आगे देखने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पे बस उनका साइज, शेप कैसे डिटरमाइन होता है वो हमने देखा। ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस, आइदर इंटेंसिटी of process or the process themselves might change, leading to new landform modification in the landforms। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लैंडफॉर्म में ये हमने जो सरफेस के ऊपर एक्टिविटीज जो हो रही है जियोमॉर्फिक एजेंट के द्वारा, वो तो देखा हमने, लेकिन इसमें अलग भी होते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म्स की जो लैंड मासेस होती है उनकी मूवमेंट होती है, तो इसकी वजह से भी इनके अंदर मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं। इवोल्यूशन हियर इम्प्लाइज स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइदर अ, एक मिनट नीचे आ गया क्या, हाँ बहुत ही नीचे आ गए यार। पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम वन लैंडफॉर्म इनटू अनदर, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंडफॉर्म्स आफ्टर दे आर वंस फॉर्म्ड। ठीक है, सो दैट मीन्स ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट
एंड चेंजेस थ्रू टाइम्स। तो हर एक लैंडफॉर्म्स की अपनी मतलब एक बिगिनिंग होती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसके लिए वो टाइम के साथ चेंज भी होते रहते हैं। अ लैंड मासेस passes through stage of development somewhat comparable to the stage life, youth, mature and old stage। देखो लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं पहले तो यूथ फुल स्टेज में रहेंगे, फिर बाद में मैच्योर होंगे, फिर उसके बाद क्या आता है ओल्ड स्टेज आती है। और ये किससे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी देखने वाले यहाँ पे फर्स्ट जो जियोमॉर्फिक एजेंट है वो है रनिंग वाटर। तो यहाँ पे हमें रनिंग वाटर में इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म दोनों देखने हैं। तो पहले तो देखेंगे कि कैसे रनिंग वाटर से ये बनते हैं, वो नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इन अ ह्यूमिड रीजन विच रिसीव हेवी रेनफॉल, रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस। आप किसी ह्यूमिड रीजन में ले लो, वहां पे रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, तो रेनफॉल हो रहा है तो ऐसे तो नहीं कि वो रेन डायरेक्टली पर्कुलेट हो जाएगा लैंड के अंदर, ऐसे तो नहीं होता ना, अंदर तो नहीं घुसेगा। पहले तो अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो पानी बहने लग जाता है। अगर पानी बह रहा है तो साथ में आपने कुछ ना कुछ लेके जाएगा ना, ऐसे थोड़ी है कि अकेले ही बहते जा रहा है, उसके साथ और भी मटेरियल साथ में चलेगा। तो बिल्कुल इससे क्या होगा, सरफेस में अगर मटेरियल लेके जा रहा है तो कहाँ का मटेरियल लेके जाएगा, इस सरफेस के ऊपर जो भी मटेरियल होगा वो साथ में लेके जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, लैंड सरफेस का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, और इसी से वो आगे अपना मटेरियल लेके जाएगा लैंड सरफेस से ही। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट है, एक है ओवर लैंड फ्लो, मतलब जो ये जमीन है और इसके ऊपर जो फ्लो हो रहा है तो इसको ही क्या बोलते हैं, ओवरलैंड फ्लो बोलते हैं। मतलब ऑन जनरल लैंड एंड सरफेस एज अ शीट, मतलब जनरल लैंड और जो सरफेस की शीट दिखती है वही उसी की बात हो रही है, ओवरलैंड फ्लो। और अनदर देखा जाए तो लीनियर फ्लो होता है। लीनियर फ्लो कहाँ पे दिखाई देता है, ये खास करके किसकी वजह से होता है, स्ट्रीम्स और रिवर्स इन वैलीज। वैलीज में एक तो स्ट्रीम्स मतलब जो छोटी छोटी नदियां होती है, नदियां नहीं कह सकते, थोड़ी सी ऐसी धारा होती है उसको स्ट्रीम बोलते हैं, और रिवर जो होती है इन वैलीज तो उसको जो वो फ्लो लाती है उसको लीनियर फ्लो बोलते हैं। मतलब जिस तरह से उसका पानी बहता है उसको लीनियर फ्लो बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विथ विगरस यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो खास करके रनिंग वाटर जो कि एसोसिएटेड है यूथफुल रिवर फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट। अगर कोई इरोजनल लैंडफॉर्म बन रहा है रनिंग वाटर से तो वो किसकी सहायता से होता है, वो रनिंग रिवर जो होती है, यूथफुल रनिंग रिवर होती है, उनसे ही ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं। With time, stream channels over steep gradient turn gentle due to continued erosion। तो बार बार इरोजन होने से क्या होता है कि एक स्ट्रीम जो है स्लो बन जाती है। बताओ मुझे कि अभी कहीं से धारा बह रही है तो पहले तो रास्ता नहीं था, इसलिए वो कैसे भी बहने लग जाती है। जैसे ही रास्ता बनेगा, जैसे ये रिवर है तो जैसे रास्ता बनेगा तो ये पहले तो यूथफुल स्टेज में क्या होगा, ये फास्ट फ्लो करेगी। लेकिन अब ये पानी तो अकेले लेके नहीं आ रहा, अकेला पानी तो नहीं आ रहा है, पानी के साथ और भी मटेरियल लेके आ रहा है। तो ये मटेरियल जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे भी इसको थोड़ा सा कहीं पे या यहाँ पे या कोई सरफेस क्या बोलते हैं इसको, खड्डा या कुछ भी ऐसे मिल जाए यहाँ पे, तो ये डिपॉजिट यहीं पे हो जाएगा। तो अगर ऐसे डिपॉजिट मटेरियल यहाँ पे होने लग गया ना तो रिवर क्या होती है, स्लो बहने लग जाती है। रिवर का फ्लो जो है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि डिपोजिशन होने की वजह से ना पानी की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। और एज अ कंसिक्वेंस लूज देयर वेलोसिटी, मतलब उनकी गति जो होती है, वेलोसिटी मतलब उनकी स्पीड जो होती है रिवर की, वो कम होने लग जाती है। तो ये यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटिंग एक्टिव डिपोजिशन, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। एंड देयर मे बी डिपोजिशन फॉर्म्स एसोसिएटेड विथ स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर स्टीप स्लोप्स, बट दीज फिनोमिना विल बी ऑन स्मॉल स्केल कंपेयर टू दोज एसोसिएटेड विथ रिवर्स फ्लोइंग ओवर मीडियम ऑफ जेंटल स्लोप्स। ठीक है, तो ये बस इतना ही बोला गया जितना मैंने आपको समझाया ना, कि मतलब पहले तो वो बहुत तेज गति से भाग रही होती है रिवर, लेकिन रिवर में क्या पानी ही अकेला आ रहा है, नहीं, साथ में इरोजन वाला मटेरियल भी आ रहा है। तो वो मटेरियल जाएगा कहाँ पे, उसको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, वहीं पे वो डिपॉजिट होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, रिवर का फ्लो जो है वो धीमे बन जाता है। ठीक है, बस इतनी ही बात बोली है यहाँ पे। और ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना, जहाँ पे जेंटलर द रिवर चैनल इन ग्रेडियंट और स्लोप ग्रेटर इज डिपोजिशन। अगर जहाँ पे रिवर्स का जो फ्लो है स्लोप और ग्रेडियंट पे अगर देखा जाए, इन स्लोप एंड ग्रेडियंट में, तो वहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन के मतलब मात्रा जो होती है डिपोजिशन की वो ज्यादा होने लगती है। तो बस इतना ही याद रखना, शायद ये ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे दिया जा सकता है। व्हेन द स्ट्रीम बेड्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यू इरोजन, डाउनवर्ड कटिंग बिकम्स लेस डोमिनेंट एंड लैटरल इरोजन, मतलब डाउनवर्ड मतलब नीचे होती है, ठीक है, लेकिन लैटरल मतलब ऐसे साइड वाली होती है,
इस तरह से ये लैटरल होती है, मतलब ये जो साइज है वो बढ़ने लगती है। लैटरल इरोजन ऑफ बैंक्स इंक्रीज, तो ये इस तरह का मतलब ये जो लैटरल है इसका इरोजन ज़्यादा बढ़ने लगता है। एज अ कंसिक्वेंसेस हिल्स एंड वैलीज आर रिड्यूस टू प्लेन। आपने कभी देखा होगा एक नाला बह रहा है तो वो जब पहले शुरुआत में इस तरह से बह रहा होता है, इतना ही होता है, लेकिन धीरे धीरे आप 1 साल के बाद देखोगे ना तो वो इतनी साइज हो रखी होती है उसकी, मतलब इतना इरोजन किया होता है इधर की साइड, लैटरल साइड में वो इरोजन करता है क्योंकि वहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से रास्ता नहीं मिलता है, तो उसका लैटरल इरोजन ज़्यादा बनने लग जाता है। ठीक है, और ये हमने यहाँ तक देखा। नेक्स्ट है ओवरलैंड फ्लो कॉजेस सीट इरोजन। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है कि लीनियर फ्लो की वजह से शीट इरोजन होता है या ओवरलैंड फ्लो की वजह से सीट इरोजन होता है। आपको तो ओवरलैंड फ्लो पता है, सरफेस के ऊपर होता है, तो मतलब इसका सीट इरोजन ही होगा। डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस द ओवरलैंड फ्लो मे कॉन्सेंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ। ये पहले तो मैंने बोला ना ओवरलैंड फ्लो कैसे होता है, पहले छोटा होता है फिर बाद में नैरो टू वाइड बन जाता है, तो इतना याद रख लेना काफ़ी है। बिकॉज ऑफ द शीर फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन भी होता है ना, ऐसे पानी तो अभी पानी से भी फ्रिक्शन होता है ना, हम तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उस तरह से, तो फ्रिक्शन की वजह से ही ये वाइड पाथ बन जाता है इसका। तो ये यहाँ तक हमने देखा। So these hills will gradually develop into long and wide gullies. तो पहले तो ये मतलब हिल को इरोजन कर रहा था, ये मान लीजिए यहाँ पे हिल है, ठीक है, और यहाँ पे हिल है, तो पहले तो इसको इरोजन कर रहा था तो इसका ये बन गया था, फिर बाद में जाके क्या होता है ये लॉन्ग एंड वाइड गलीज में इनका रूपांतर होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म होता है। एंड द गलीज विल फर्दर डीपन वाइड लेंथी एंड यूनाइट टू गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ वैलीज। तो इससे वैलीज का नेटवर्क बढ़ जाता है, ऐसे तो वैलीज फॉर्म होती है। इन द अर्ली स्टेज डाउन कटिंग डोमिनेट्स ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटीज सच एज वाटरफॉल्स एंड कैस्केड्स विल बी रिमूव्ड। एंड इन द मिडल स्टेज स्ट्रीम, स्टेज याद रख लेना, फर्स्ट मतलब अर्ली स्टेज में क्या होता है और अभी यहाँ पे मिडल स्टेज में क्या हो रहा है कि स्ट्रीम जो होती है कट देयर बेड्स स्लोअर एंड लैटरल इरोजन ऑफ वैली साइड्स बिकम्स सीवर। मिडल स्टेज में ये सीवर बन जाते हैं, इनका जो इरोजन होता है हिल्स में या वैलीज में इनका जो इरोजन हो रहा है तो वो ज़्यादा ब्रॉड बन जाएगा। ग्रेजुअली द वैली साइड्स आर रिड्यूस टू लोअर एंड लोअर स्लोप्स। तो धीरे धीरे करके वो वैलीज का साइज क्या होगा, लोअर टू लोअर स्लोप्स में आ जाएंगे। एंड द डिवाइड्स बिटवीन ड्रेनेज बेसिन आर लाइकवाइज लोअर्ड अंटिल दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लैटन, leaving final a lowland of faint relief with some low resistant remnants called monadnocks. इसको एक मिनट, standings out here and there. This type of plain forming as a result of stream erosion called peneplain. Sorry. And almost plain. The characteristics of each of the stage of landscape developing in running water regime may be summarized as follows. तो अभी देखो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जो है मोनाडॉक्स जो है उसके बारे में स्टैंडिंग कैसे होता है ये, और ये पेने प्लेन, ये पेपे ही दिख रहा है मुझे, एंड ऑलमोस्ट प्लेन होता है, तो इसके बारे में इतना कुछ ये खास नहीं है। बट हाँ अब ये यूथ और जो हम यहाँ पे देखेंगे stream are few during this stage with poor integration and flow over original slope showing shallow V-shaped valleys। मतलब देखो V-shaped valleys कैसे फॉर्म होती है कि रिवर कैसे अपना एरिया बढ़ाती है, एक छोटी से स्ट्रीम से ये कैसे वैलीज बनाती है ये हमने ऊपर देखा। एंड विथ नो फ्लड प्लेन और विथ वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स अलॉन्ग ट्रंक स्ट्रीम्स। सो स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विथ मार्शेस, स्वैम्प एंड लेक्स। Meander if present develop over these broad upland surface. So these meanders may eventually entrench themselves into the uplands. So waterfalls and rapids may exist where local hard rock bodies exposed. तो यहाँ पे यूथ में क्या देखा हमने कि जो स्ट्रीम जो होती है ड्यूरिंग यूथ स्टेज में, इस स्टेज में मतलब यूथ मतलब शुरुआत हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूथ स्टेज बोलते हैं। विथ पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप मतलब अभी शुरुआत किया है, शोविंग शालो
वी शेप्ड वैलीज। शॉलो मतलब इतनी डीप नहीं होती है, ऐसे ही ऊपर ही दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी शेप्ड वैलीज। ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी के लिए, जब रिवर यूथफुल स्टेज में होती है तो किस टाइप की वैलीज फॉर्म करती है, तो उस वहाँ पे एक तो शालो स्लोप होता है, ओरिजिनल स्लोप होता है और शालो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वी शेप्ड वैलीज दिखती हैं। विथ नो फ्लड प्लेन्स, वहाँ पे कोई फ्लड प्लेन्स नहीं होता है, और विथ वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स अलॉन्ग ट्रंक स्ट्रीम्स, वहाँ पे आपको स्ट्रीम भी बहुत ज़्यादा ये मतलब नैरो नहीं दिखेगी, नैरो फ्लड प्लेन्स होते हैं, बट जो स्ट्रीम जो होती है वो ट्रंक मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है उस टाइम पे। एंड स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विथ मार्शेस, स्वैम्प एंड लेक्स। जो स्ट्रीम जो होती है वो डिवाइड करती है ब्रॉड एंड फ्लैट विथ मार्शेस एंड स्वैम्प लेक्स। व्हेन मियांडर्स इफ प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सरफेस, जो मियांडर होते हैं वो इसी अपलैंड सरफेस के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंड दीज मियांडर्स में इवेंचुअली एंट्रिंच देमसेल्व्स इनटू द अपलैंड्स, अपलैंड्स में ही वो खुद को एंट्रिंच कर देते हैं। जैसे कि मियांडर कैसे होते हैं बताओ, ये रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है सीधा सीधा, लेकिन मियांडरिंग जब करने लगती है तो इस तरह से होती है, ठीक है। और ये इस तरह से क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है डिपोजिशन होने लग जाता है, तो इसीलिए रिवर अपने रास्ते चेंज करने लग जाती है। सो यहाँ पे वही हमने देखा यूथफुल स्टेज में। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे देखना है मैच्योर स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विथ गुड इंटीग्रेशन। मैच्योर स्टेज में अच्छा खासा यहाँ पे गुड्स आया होता है, मतलब यहाँ पे इसके पास बहुत अच्छा खासा मटेरियल होता है। एंड द वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड, स्टिल मतलब मैच्योर स्टेज में भी वैली क्या होती है, वी शेप्ड होती है, ठीक है। ये दोनों याद रखना, एक तो यू स्टेज में भी वी शेप्ड ही वैली होती है और मैच्योर स्टेज में भी वैली जो होती है वो वी शेप्ड होती है बट डीप होती है। वहां पे क्या होती है, शैलो होती है। यूथ स्टेज में शैलो होती है, लेकिन मैच्योर स्टेज में क्या होता है, वो डीप होने लगती है। ट्रंक स्ट्रीम आर ब्रॉड, यहाँ पे ट्रंक स्ट्रीम जो होती है वो और थोड़ी ब्रॉड बन जाती है। इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स विद इन विच स्ट्रीम्स में फ्लो इन मियांडर्स कन्फाइंड विद इन द वैलीज। तो यहाँ पे फ्लड प्लेन्स भी थोड़े वाइडर बन जाते हैं, वहाँ पे तो फ्लड प्लेन्स की कोई चांसेस ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े वाइडर बन जाते हैं। एंड द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटरस्ट्रीम एरियाज एंड स्वैम्प्स एंड मार्शेस ऑफ यूथ डिसअपियर एंड स्ट्रीम डिवाइड्स टर्न शार्प एंड वाटर फ्लोज एंड रैपिड डिसअपियर्स। सो के रैपिड डिसअपियर हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमने मैच्योर का, आप कंपेयर करके भी देख सकते हो कि यूथफुल स्टेज में क्या था और मैच्योर स्टेज में क्या हालत है। सो यहाँ पे ओल्ड स्टेज अगर देखा जाए तो स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विथ जेंटल ग्रेडियंट्स। यहाँ पे काम लेवल पे आती है, मतलब काम होती है रिवर, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्लो जो होता है बहुत स्लो बन जाता है ओल्ड स्टेज में। स्ट्रीम मियांडर्स फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन्स शोविंग नेचुरल लेवीज, ऑक्सबो लेक्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे रिवर्स की वजह से, मतलब ये ऑक्सबो लेक भी यही इस साइड पे जो डिपोजिशन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स और इसके साइड में जो मटेरियल ऐसे होता है उसको लेवीज बोला जाता है। तो ये सब इस स्टेज में आ जाते हैं। एंड डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विथ लेक्स, स्वैम्प्स एंड मार्शेस भी यहाँ पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज एट स्लाइटली अबाउ सी लेवल, सी लेवल के ऊपर थोड़े से होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है, ये तो हमने रनिंग वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अभी देखना है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से बताया कि वैलीज, ठीक है, वैलीज स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रील्स, ठीक है। रील्स मतलब ये ऐसे प्लेन है, इस तरह से बनते हैं ना, इस तरह से बनी होती है जब ये स्टार्ट होती है। एंड द रील्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज, लॉन्ग एंड वाइड गलीज बनती है बाद में। ये रील जो होती है वो ग्रेजुअली लॉन्ग एंड वाइड गलीज बनती है। एंड द गलीज विल फर्दर डीपन एंड वाइडन एंड लेंथन टू गिव राइज वैलीज। तो जो गलीज होती है, आपको अगर ऐसे बोला जाएगी तो रील से क्या होता है, गलीज बनती है, गलीज से क्या होता है, वाइडन होता है शेप थोड़ा, तो वही उसी से वैलीज फॉर्म होती है। तो इस तरह से अगर बोला जाए तो आपको इसका डेवलपमेंट पता होना जरूरी है। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस एंड शेप मेनी टाइप ऑफ वैलीज लाइक वी शेप्ड वैलीज होती है, गॉर्ज, यहाँ पे गॉर्ज होती है या गॉर्ज ही बोलो, वी शेप्ड वैलीज, कैनियन बनते हैं। कैनियन के ऊपर 2020 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, कैन बी रिकॉग्नाइज। तो ये पार्ट है वैलीज के। जो गॉर्ज होती है इज अ डीप वैली होती है विथ वेरी स्टीप एंड स्ट्रेट साइड्स। एंड कैनियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाय स्टीप स्टेप्स लाइक साइड स्लोप्स एंड मे बी एज अ डीप एज अ गॉर्ज, ठीक है। ये डीप तो दोनों भी होते हैं। यहाँ पे हम इनका फोटो है, देखते हैं। तो देखो ये जो है ये है गॉर्ज, ठीक है। अगर इसको
टॉप से देखा जाए ना, आप यहाँ पे टॉप से देखो और यहाँ ये देखो, सेम साइज है, टॉप टू बॉटम इसकी सेम साइज है। तो ये होती है गॉर्ज, ठीक है। लेकिन कैनियन कैसे दिखते हैं? कैनियन इस तरह से होते हैं, ऊपर से मतलब टॉप पे आपको वाइड दिखेंगे और नीचे अगर देखोगे तो ये क्या होगा, नीचे ये नैरो हो जाएंगे। तो यही इस तरह से ये कैनियन होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए गॉर्ज और कैनियन में क्या है। तो यही सिंपल यहाँ पे भी बताया कि जो डीप तो होते हैं, दोनों भी डीप होते हैं, डीप वैली विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट वाइड्स, स्ट्रेट वाइड्स होते हैं, साइड्स होते हैं, सॉरी वाइड्स यार है। एंड कैनियन जो होते हैं वो स्टीप होते हैं, स्टेप लाइक साइड स्लोप्स एंड मे बी एज अ डीप एज गॉर्ज। गॉर्ज जो होती है इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ, मैंने बताया ना इस तरह से होती है गॉर्ज एकदम से। एट इट्स टॉप एज वेल एज बॉटम तक ये इक्वल ही होती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर कैनियन देखो जाए, मैंने बताया ना आपको कैनियन क्या होता है, ऊपर वाइडर होता है, कैनियन इज अ वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम। तो उसके बॉटम से लेके टॉप तक अगर देखा जाए तो ऊपर से वाइडर होता है, नीचे थोड़ा सा नैरो होता है। इनफैक्ट कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज, गॉर्ज का ही एक वेरिएंट है। वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स इज इन विच दे फॉर्म, जिस तरह से वो फॉर्म होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स के रॉक्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेड्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और जॉर्ज जो होती है हार्ड रॉक्स। जो गॉर्ज या जॉर्ज नहीं सॉरी गॉर्ज जो होती है ना वो हार्ड रॉक से बनी होती है, ये डिफरेंस याद रखना। और कैनियन जो होते हैं, मैंने बोला ना कैनियन 22 में पूछा गया है, 22 में, तो हो सकता है कि 25 में इस तरह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए कि सिंपल से पूछा जाए कि जो कैनियन होता है कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल बेड होते हैं ना, तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, तो इसी में ही ये कैनियन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर इरोजनल लैंडफॉर्म में देखा जाए तो वो क्या है, यहाँ पे पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स है। तो ये पहले पॉट होल्स की बात करते हैं। जो रास्ते में अगर आपने खड्डे देखे होंगे इस तरह से ये पड़ते हैं, यही होते हैं पॉट होल्स। और प्लंज जो होता है, मान लीजिए ये एक क्या बोलते हैं, ये एक डैम है, ठीक है, और डैम के ऊपर से यहाँ पे धारा नीचे गिर रही है एकदम, यहाँ से वाटरफॉल होते हैं ना, वाटरफॉल के नीचे अगर आप जाके देखोगे ना तो पानी ऊपर से पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक प्लंज पूल बनता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लंज पूल। मतलब यहाँ पे खड्डा टाइप सा पड़ जाता है, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्लंज पूल। जो वाटर की वजह से, वाटर की इंटेंसिटी की वजह से बने हुए होते हैं। ये मोस्टली आपको वाटरफॉल के नीचे ही दिखेंगे ये प्लंज पूल्स। और पॉट होल जो होते हैं, ये रास्ते में आपने देखे ही होंगे, गड्ढे पड़ जाते हैं, हम मराठी में उसको खड्डे बोलते हैं लेकिन हिंदी में गड्ढे पड़ जाते हैं रास्ते में, तो उसी को पॉट होल्स बोला जाता है। ये तो यही यहाँ पे सिंपली मैंने आपको बताया, वही यहाँ पे लिख के बताया। वो आर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन, देखो सर्कुलर डिप्रेशन मतलब गड्ढे, कॉल्ड पॉट होल्स, फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द अब्रेजन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स। तो अब्रेजन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स की वजह से यहाँ पे मतलब इसकी हेल्प से, इरोजन जो स्ट्रीम इरोजन करती है उसके हेल्प से, और इसके द्वारा वो पॉट होल्स पड़ते हैं। थोड़ी एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, यहाँ पे समझाने जब जाती हूँ मैं तो भी मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं खुद से पढ़ती हूँ ना तब मुझे आसानी से समझ में आता है, बहुत आसान है। मैंने जो बोला ना कि बस इरोजन की वजह से ये पॉट होल्स पड़ते हैं, लेकिन आप याद रख लेना जो मैंने बताया ना कि रास्ते पे आपने जो खड्डे देखे हैं ना वो इरोजन की वजह से ही होते हैं ना। तो वैसे ही बिल्कुल ये हिली स्ट्रीम्स की वजह से यहाँ पे बन जाते हैं, लेस सर्कुलर होते हैं। कहाँ पे एक जैसा सर्कुलर ऐसे थोड़ी होंगे, थोड़े से इस तरह से भी होंगे ना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, वंस अ स्मॉल एंड, देखो नीचे है क्या, हाँ है, शैलो डिप्रेशन फॉर्म्स, पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड in those depression and get rotated by flowing water and consequently depression grow in dimension। क्या होता है, अब ये गड्ढा पड़ा है, ये गड्ढा पड़ा है, ओके, तो ये पहले तो शैलो डिप्रेशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या आते हैं, मतलब रेत होती है, छोटे छोटे पेबल्स बोल लो या बड़े बड़े बोल्डर्स ले लो, इस तरह से छोटे छोटे पेबल्स इसको बोला जाता है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन बोल्डर बड़े बड़े पत्थरों को बोला जाता है। तो ये कलेक्टेड हो जाते हैं इस शैलो डिप्रेशन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डिप्रेशन जो है वो ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है,
यही बताया यहाँ पे, अ सीरीज ऑफ सच डिप्रेशन इवेंचुअली ज्वाइन। और ऐसे क्या होता है, ये वाइडर होने की वजह से यहाँ पे वाला जो डिप्रेशन है इसमें भी सेम प्रोसेस हो रही है, तो क्या हो जाता है बाद में ये एक ही बन जाते हैं, मतलब इतना बड़ा डिप्रेशन बन जाता है। तो इस तरह से ये डिप्रेशन बन जाते हैं, सीरीज ऑफ डिप्रेशन इवेंचुअली ज्वाइन एंड द स्ट्रीम वैली गेट्स डीपन। और इसी की वजह से जो स्ट्रीम वैली होती है वो डीपन मतलब थोड़ी सी उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। एट द फुट ऑफ at the foot of waterfalls. Also, large potholes, quite deep and wide, form because of the sheer impact of water and rotation of boulders. तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किसकी वजह से, एक तो वाटर की वजह से और ये बोल्डर्स का रोटेशन होना इसी की वजह से। सच लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स आर कॉल्ड, ऐसे पूल जो बनते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, प्लंज पूल बनते हैं। वाटरफॉल के नीचे ही बनते हैं ये प्लंज पूल, ठीक है। तो ये सिंपल है प्लंज पूल्स, और ये जो पॉट होल जो है इसका मैंने सिंपली बताया आपको। अब देखने वाले हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट इरोजनल का लैंडफॉर्म जो है वो यहाँ पे इंसीज्ड एंड एंट्रेंच्ड मियांडर्स। तो इंसाइज मतलब आपको तो पता है इसका मीनिंग कटिंग होता है, कट या कटिंग होता है। तो ये मियांडर्स कैसे बनते हैं ये बात देखना है हमें यहाँ पे। इन स्ट्रीम्स that flow rapidly over steep gradients, normally erosion is concentrated on the bottom of the stream channel। जो इरोजन होता है, इरोजन होके आया होता है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, बॉटम में होता है स्ट्रीम चैनल के। सो ऑल्सो in the case of steep gradient streams, lateral erosion on the sides of the valleys is not much when compared to the streams flowing on low and gentle slopes। जो अगर कोई रिवर ग्रेडियंट स्लोप पे अगर बह रही है तो वहाँ पे जितना इरोजन होता है उतना ज़्यादा यहाँ पे लो एंड जेंटल स्लोप में नहीं होता है, ये बताया यहाँ पे। आपको पता ना ग्रेडियंट्स कैसे होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जितना होता है उतना लो एंड जेंटल स्लोप पे नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ एक्टिव लैटरल इरोजन मैंने बोला ना साइड बाय साइड होना, तो स्ट्रीम्स फ्लो ओवर जेंटल स्लोप्स डेवलप सिनॉन्स और मियांड्रिंग कोर्स, इसको सिनॉन्स भी बोला जाता है या मियांड्रिंग कोर्स भी बोला जाता है। तो इसी की वजह से डेवलप होता है, क्योंकि जैसे जैसे रिवर का फ्लो जो है वो धीरे धीरे हो जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा मियांड्रिंग होने के चांसेस होते हैं। और ये मियांड्रिंग किस स्टेज में होती है, शुरू होती है ओल्ड स्टेज में होती है, मैच्योर स्टेज में होती है कि नहीं अभी देखा हमने ऊपर, ठीक है। ये पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे। इट इज़ अ कॉमन टू फाइंड मियांड्रिंग कोर्स over flood plains and delta plains where streams gradients are very gentle। आपको ना meandering ज़्यादा तो आपको गंगा वाले एरिया में जहाँ पे प्लेन्स है ना वो प्लेन ऐसे ही बने हैं meandering की वजह से, बट very deep and wide meandering can also be found cut in hard rocks। ये hard rocks में भी दिखाई देती है meandering, and such meandering are called incised एंड एंट्रेंच meandering। जो हार्ड रॉक के बीच में अगर meandering हो रही है ना तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंसाइज एंड एंट्रेंच्ड meandering बोला जाता है। तो बस इतना मीनिंग समझ लो इसका, इंसाइज्ड मतलब कि कटिंग हो रही है। और ये कटिंग कहाँ पे होगी, अभी इसमें प्लेन एरिया में तो नहीं होगी, जहाँ पे सॉफ्ट मिट्टी है वहाँ पे तो इस तरह से नहीं होगी, तो ये हार्ड रॉक में ही होगी। बेसिकली इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। और रिवर टेरेस कैसे बनते हैं वो देखना है हमें यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे पढ़ूंगी नहीं, बिल्कुल इतना ही पढ़ूंगी। रिवर्स टेरेस जो होते हैं आर सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लड और फ्लड प्लेन्स लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी डिपोजिशन हो रहा है, जो भी मटेरियल आ रहा है, एलुवियल हो कोई और मटेरियल ले लो, तो वहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है ना। अगर एक लेवल पे इस तरह से मतलब इस तरह से वो लेवल बना रही है किसी एरिया में पर्टिकुलर, तो ये क्या होती है, पेयर्ड टेरेस बना रही है, मतलब इक्वल है, ये बिल्कुल ऐसे इक्वल है। लेकिन जहाँ पे वो पेयर्ड नहीं बना रही है ना, मतलब इसके लेवल के लिए यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे 3 स्टेज है लेकिन यहाँ पे 2 ही स्टेज है, तो ये अनपेयर्ड हो गई रिवर टेरेस, ठीक है। और जो भी रिवर टेरेस आर बेसिकली प्रोड्यूस ऑफ इरोजन एज दे रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन डिपोजिशन फ्लड प्लेन्स। तो यहाँ पे वर्टिकल इरोजन होता है, इतना ही बेसिकली याद रखना है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पे अब हम दूसरा जो देख रहे हैं रनिंग वाटर का जो सेकंड पार्ट है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में वो सब चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे डिपोजिनस लैंडफॉर्म में हमें क्या देखना है, एलुवियल फैंस देखनी है, डेल्टास देखनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने देखी थी इरोजनल फॉर्म में, मैंने लिख भी लिया था, एक मिनट, हाँ, इरोजनल लैंडफॉर्म में वैलीज आते हैं, पॉट होल्स आते हैं, यहाँ पे प्लंज पूल्स आते हैं, मियांड्रिंग्स आती है, रिवर टेरेस आते हैं। और जो एक मिनट,
बह रहा है, सॉरी। तो जो हमने देखा था यूथफुल स्टेज में, तो मैच्योर स्टेज में जब आए थे तो आप यहाँ पे मैच्योर स्टेज में ही मियांडरिंग बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। ओल्ड स्टेज में ये ज़्यादा अच्छी खासी बनी थी, इतना याद रखना। एलयूएल फैंस में हमने अगर देखा जाए तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये फॉर्म कैसे होते हैं। एलयूएल फैंस are formed when streams flowing from higher levels break into foot slopes plain। देखो ये कैसे होती है, मान लो गंगा कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, हिमालय से, गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है ना। तो वहाँ पे कुछ वहाँ पे अभी हिमालय में तो ऐसे हिमालय होंगे ना, बिल्कुल इस तरह से हिमालय होंगे। यहाँ पे रॉक्स भी है, हालांकि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन वो जब कट करके आ जाती है नीचे और अपने साथ बहुत सारा, यहाँ से अगर उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी अगर यहाँ से देखोगे ना ज़्यादा रहेगी, जैसे वो प्लेन एरिया में आएगी वहाँ पे उसका फ्लो धीरे धीरे बनेगा, राइट। इस तरह से ही होता है ना। लेकिन वो जब यहाँ से आ रही होती है तो उसके साथ बहुत सारा मटेरियल होता है, और जो मटेरियल वो लेके यहाँ से उसकी गति मतलब वेलोसिटी फास्ट होती है, तो यहाँ पे तो वो डिपॉजिट नहीं होगा मटेरियल, और यहाँ पे स्लोप जो है वो ग्रेडियंट होगा। तो नीचे नीचे जैसे फुट हिल पे आएगी, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ऐसे प्लेन स्लोप पे आएगी ना, तो यहाँ पे वो मटेरियल क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और वही उसी से क्या होता है, एलयूएल फैंस बनने लग जाते हैं, ठीक है। जो मटेरियल यहाँ पे स्टोर हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एलयूएल फैंस बोला जाता है। तो बस इतना ये सिंपल है, बट मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊंगी। एलयूएल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल्स ब्रेक इनटू फुट स्लोप्स प्लेन of low gradient, and normally very coarse loaded is carried by streams flowing over mountain slopes, and this load becomes too heavy for the stream to be carried over gentler gradients, मतलब जहाँ पे slow gradients होता है, जहाँ पे smooth चल रहा होता है, and gets dumped and spread as a broad low to high cone shaped deposit called alluvial fan। मैंने बोला ना, सेम वही बोला कि यहाँ पे जब रिवर यहाँ पे होती है, यहाँ पे तो यहाँ से नीचे आने के लिए उसको वो यहाँ पे तो उसकी गति थोड़ी फास्ट होती है, यहाँ पे तो वो स्टोर ही नहीं करेगी। और यहाँ पे स्लोप भी आप देख रहे हो इस तरह से ग्रेडियंट अगर देखा जाए तो अच्छा खासा ग्रेडियंट है, लेकिन यहाँ पे आती है तो वो उसका जो जेंटलर ग्रेडियंट बन जाता है, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट कर जाते हैं। हमेशा एलयूएल फैन की बात आए तो आप गंगा का उदाहरण याद रख लेना। गंगा कैसे आती है, ऊपर से आती है और नीचे आके फ्लड मतलब प्रयागराज और यहाँ पे अपना डिपोजिशन कर देती है। मतलब इतना तो सब कुछ वो बह के साथ नहीं ले जाती ना, क्योंकि ग्रेडियंट वैसे है ही नहीं ना कि मतलब अगर स्लोप ग्रेडियंट अच्छा खासा होता तो वो अपने साथ ले सकती थी, लेकिन ग्रेडियंट ही वहाँ पे आपको सिंपल ही दिखाई देगा, प्लेन एरिया दिखाई देगा, वहाँ पे तीव्रता ही नहीं मिलेगी ना, तो वो कैसे आगे लेके जाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एलयूएल फैन बोलते हैं। यूजुअली द स्ट्रीम विच फ्लो ओवर फैंस आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल। जब यहाँ पे अपना मटेरियल डिपॉजिट करती है, अपना मटेरियल डिपॉजिट करने की वजह से ही उसको पता नहीं होता कि मैं ओरिजिनली कहाँ से बह रही थी। इस तरह से मतलब जब वो मटेरियल यहाँ पे स्टोर करेगी तो उसको ही पता नहीं होता कि कहाँ से मैं बह रही थी, तो यही दिक्कत आने लग जाती है। लॉन्ग शिफ्ट एंड देयर पोजीशन अक्रॉस फैन फॉर्मिंग मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होना शुरू हो जाता है, मतलब अलग अलग रास्ते ढूंढना शुरू करती है रिवर, और उसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, मतलब देखो ट्रिब्यूटरीज उनको बोला जाता है जो आके मिल जाती है मेन रिवर को। जैसे अभी ये गंगा है, इसको चंबल आके मिल रही है, इसको सोन आके मिल रही है, तो ये क्या हो रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हो रही है। लेकिन अगर गंगा ही मेन गंगा जो है वो अलग अलग रास्ते से बह रही है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज की सिचुएशन रिवर के ऊपर कब आती है, जब वो रिवर अपना डिपोजिशन करती है और उसको खुद को पता नहीं होता कि मेरा ओरिजिनल चैनल मतलब मैं ओरिजिनली कहाँ से बह रही थी, ये नहीं पता होता है, तब जाके ये सिचुएशन रिवर के ऊपर आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज की। एलयूएल फैन इन ह्यूमिड एरियाज शो नॉर्मली लो कोन्स, ठीक है, ह्यूमिड एरियाज में विथ जेंटल स्लोप फ्रॉम हेड टू द टो, एंड दे अपीयर एज अ हाई कोन्स विथ स्टीप स्लोप्स। देखो ये लो कोन तब दिखाती है जब जेंटलर और खाम स्लोप हो, मतलब धीमी गति हो ना, तब लो कोन शो करती है हेड टू बॉटम। लेकिन जब हाई कोन शो करती है तब क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्टीप होता है। तो ये खास करके अराइड और सेमी अराइड क्लाइमेट्स में होता है, लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ये आपको लो कोन दिखाई देगा। ये यहाँ पे कंसेप्चुअल है और ये टर्म्स है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेल्टास। डेल्टा कैसे फॉर्म होते हैं, अगेन आप रिवर के ही एग्जांपल ले सकते हो, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, तो उनके डेल्टाज है। और अपनी गंगा का भी ले लो या ब्रह्मपुत्रा का ले लो, उनके भी मतलब डेल्टाज फॉर्म होते हैं। तो डेल्टा कैसे फॉर्म होते हैं, डेल्टाज आर लाइक अलुअल फैंस। और ये डेल्टाज और अलुअल फैन जो है ये किसके है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है ये, ठीक है। एंड डेवलप्स एट द डिफरेंट लोकेशन. The load carried by the rivers is dumped and spread into the sea. ये एटलीस्ट ये क्या होती है, रिवर आ रही है तो वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आती है। जैसे जैसे वो जहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करने वाली होती है, ये या तो सी होगा या तो ओशियन होगा, वहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करने वाली होती है। वाटर तो अंदर जाएगा, लेकिन जो वो मटेरियल साथ में लेके आई होती है ना, वो ज़्यादा दूर तक नहीं बह के जाएगा, या तो वो जहाँ पे शोर लाइन होती है वहीं पे वो स्टोर होना शुरू हो जाता है मटेरियल। और जो मटेरियल स्टोर होता है ना, तो ये होता है एक तो ब्रेडेड चैनल में मटेरियल स्लो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे इस तरह से स्ट्रीम्स होगी अलग 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 अलग, तो इस तरह से वो मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है, और स्प्रेड होने जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम डेल्टास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया भी है, इस तरह से डेल्टास होता है। ये रिवर है, ये रिवर इस तरह से अपना यहाँ पे मटेरियल छोड़ देती है, और यहाँ पे ओशियन के अंदर ही मतलब शोर लाइन पे ही दिख रहा है ये सब, ठीक है। तो ये एक कृष्णा रिवर का है, आंध्र प्रदेश में, इस तरह से है। मुझे अपना डेल्टा के टाइप बताना, कौन से कितने टाइप है, यहाँ पे नहीं दिए, वो अलग से करने हैं आपको। डेल्टाज के टाइप होते हैं और कौन सी रिवर का किस तरह का डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपको अलग से करना पड़ेगा उसको। सो unlike the alluvial fans, the deposit making up deltas are very well stored with clear stratification, and the coarset materials settle out first, and finer friction like silts and clays are carried out into the sea. And as the delta grows, the river distributaries continue to increase in length, and delta continues to build up into sea. ठीक है, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए डेल्टा भी अच्छा खासा बन जाता है किसमें, सी में। तो बस उतना ही याद रख लेना, ज़्यादा क्या क्यों हम फालतू के चक्कर में पड़े, टाइम वेस्ट क्यों करें। अब नेक्स्ट देखना है यहाँ पे हमें फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज कैसे बनती है और पॉइंट बार्स कैसे बनते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम ना फिगर देख लेते हैं। तो फिगर देखो, ये है मेन रिवर, ठीक है, ये मेन रिवर चल रही है, और ये यहाँ पे उसने मियांड्रिंग बनाई है, ठीक है। और जो ये साइड वाला एरिया जो दिख रहा है, ये जो एरिया है ये क्या है, ये नेचुरल लेवीज है। और ये डिपोजिशन मटेरियल की वजह से यहाँ पे फ्लड प्लेन्स बने हुए हैं। और यहाँ पे अंदर मतलब जैसे मियांड्रिंग की है, ऐसे घूम के चक्कर लगा के आगे से ऐसे निकल रही है ना, और यहाँ पे जो मटेरियल स्टोर हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बार्स, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पे अच्छे से ऊपर स्टेटमेंट या डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं। डिपोजिशन डेवलप्स अ फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक्स वैलीज। जैसे इरोजन की वजह से वैलीज बनती है, वैसे फ्लड प्लेन्स डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। आपने देखा ना, मैंने बोला कि जो प्रयागराज, लखनऊ, वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे फ्लड मतलब प्लेन एरिया है ना, तो वो प्लेन जो बने हैं किसकी वजह से बने हैं, हमारी गंगा की वजह से बने हैं। गंगा जो अपने साथ जो मटेरियल लेके आई थी और वहाँ पे उसने डिपॉजिट किए वो मटेरियल, तो उसी की वजह से वहाँ पे फ्लड प्लेन एरिया बन गया, ठीक है। और वैली तो हमें इरोजन की वजह से बनती है, लेकिन फ्लड प्लेन जो है डिपोजिशन की वजह से बनती है। फ्लड प्लेन इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। ये रिवर डिपोजिशन की वजह से फ्लड प्लेन्स बनते हैं। और लार्ज साइज, अब यहाँ पे याद रख लेना कि फ्लड प्लेन्स किसे बोलते हैं, वहीं पे बताया है, यहाँ पे बताया है। लार्ज साइज मटेरियल आर डिपोजिटेड फर्स्ट व्हेन स्ट्रीम चैनल ब्रेक्स इनटू जेंटल स्लोप्स। तो लार्ज साइज जो मटेरियल है डिपॉजिट कब बनता है, डिपॉजिटेड फर्स्ट व्हेन, जब स्ट्रीम चैनल ब्रेक इनटू जेंटल स्लोप, मतलब वो एकदम से स्लोली बहना शुरू हो जाती है ना, तो वहीं पे ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। एंड दस नॉर्मली फाइन साइज मटेरियल लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले आर कैरिड बाय रिलेटिवली स्लो एंड मूविंग वाटर इन जेंटल चैनल्स यूजुअली फाउंड इन प्लेन्स एंड डिपॉजिटेड ओवर द बेड, एंड व्हेन द वाटर स्पिल ओवर द बैंक्स ड्यूरिंग फ्लडिंग अबाउट द बेड्स। तो बेसिकली मैंने जो बोला ना आपको कि जैसे जैसे रिवर का फ्लो होता है वो ऐसे नॉर्मली स्लो हो जाता है, तो ये इसके अंदर जो सिल्ट होता है, जो क्ले होता है, सैंड होती है, तो वो क्या होते हैं धीरे धीरे करके उनका भी फ्लो जो होती है, उनकी भी गति जो होती है नॉर्मल बन जाती है और वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से ऐसे मतलब यहाँ पे बेड बनना शुरू हो जाते हैं, और बेड की वजह से ही फिर प्लेन बनना शुरू हो जाते हैं। सो रिवर बेड मेड
ऑफ रिवर डिपॉजिट इट इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। जब रिवर बना रही होती है ना, यहाँ पे डिपॉजिट कर रही होती है, चीज़ें डिपॉजिट हो रही होती है, तो उसको एक्टिव फ्लड प्लेन बोला जाता है। फ्लड प्लेन अबाउ द बैंक इज यहाँ पे इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स बोला जाता है। जो अबाउ बैंक के ऊपर फ्लड प्लेन होता है ना, अबाउ होता है, तो उसको इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स बोला जाता है। इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स अबाउ द बैंक बेसिकली कंटेन 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो इसमें इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स में 2 टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं। तो उसको एक तो है फ्लड डिपॉजिट्स, ठीक है, एंड चैनल डिपॉजिट। ये दोनों इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स में आते हैं और ये अबाउ होते हैं रिवर बैंक के, ठीक है, तो रिवर बैंक के ऊपर ही ये बनते हैं। तो यहाँ पे इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लैटरली एंड चेंज देयर कोर्स occasionally leaving cut off course which get filled up gradually. So such areas are flood plains built up by abundant or cut off channel contain course deposited. मतलब एकदम से वो रिवर क्या करती है, मतलब लैटरली हो चाहे वो थोड़ी देर के बाद वो अपना शिफ्ट कर देती है अपना चैनल, और जहाँ पे वो शिफ्ट करती है तो ऐसे तो नहीं है कि यहाँ तुरंत ऐसे अपना जो फ्लो है वो तो नहीं तोड़ेगी ना, शिफ्ट कर रही है, बस इस तरह से रास्ता बदल रही है। फिर यहाँ पे जो एरिया बचता है ना, तो वो बन जाते हैं फ्लड प्लेन्स। तो ये अबंडेंट बोल सकते हैं हम, जो भी उसने कट किया है, जो भी यहाँ पे कोर्स छोड़ा है, उसको डिपॉजिट बोलते हैं और वो होता है फ्लड प्लेन्स बन जाता है। फ्लड डिपॉजिट ऑफ स्पिल्ड वाटर्स कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल लाइक सिल्ट हो, क्ले हो। जो फ्लड डिपॉजिट होता है उसमें क्या होता है, मेनली सिल्ट और क्लेज होते हैं। सो फ्लड प्लेन्स इन अ डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स। अगर ये डेल्टा में फ्लड प्लेन आ जाए ना, बन जाए ना, तो उसको डेल्टा प्लेन्स बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतना हार्ड नहीं है जितना एनसीईआरटी की लैंग्वेज में दिया गया है। तो बेसिकली नेचुरल लेवी जो होती है, लेवीज और पॉइंट बार जो होता है, आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड एसोसिएटेड फ्लड प्लेन्स में आपको ये दिखाई देंगे। नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलॉन्ग द बैंक ऑफ लार्ज रिवर। ये आपको खास करके ना आपको गंगा किस पे दिखाई देगा। एंड दे आर लो लीनियर एंड पैरेलल रीजेस, मतलब वो आपने देखा ना, इस तरह से फॉर्म हुआ था। तो ये साथ ही रिवर की जो रिवर बैंक है उसके साथ ही इस तरह से बनता है। एंड दे रीजेस बनते हैं, ऑफ कोर्स रीजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट अलॉन्ग द बैंक रिवर एंड क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंड्स, मतलब ऐसे ढीक की तरह बन जाता है, हिप की तरह बन जाता है। एंड पॉइंट बार्स क्या होते हैं, पॉइंट बार्स जो है आर आल्सो नोन एज मियांडर बार्स। तो इनको मियांडर बार्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिए, गॉड मैं नीचे आ गई। हाँ, ये पॉइंट बार्स है और इसको मियांडर बार्स भी बोलते हैं। ये यहाँ पे अब रिवर जो है, यहाँ पे उसका कोर्स था पहले, फिर पुराना यहाँ से आ गया, फिर वो शिफ्ट कर देती है अपने कोर्स। तो जो इस तरह से कोर्स बना के यहाँ पे छोड़ जाती है ना, तो यहाँ पे जो लेक बनते हैं तो उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो आगे दिया होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ साथ में, अगर दिया भी है या नहीं दिया भी तो कोई बात नहीं, बट मुझे यहाँ पे बताना अच्छा सही लगा तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये जो फिगर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाती है। तो हमने यहाँ पे मियांडर बार्स देखे, दे आर फाउंड ऑन दी कॉनकेव साइड ऑफ मियांडर्स। कॉनकेव जैसे अभी बोला ना कि ये जो साइड बन रही है, ये कॉनकेव मतलब अंदर साइड होती है, कॉन्वेक्स मतलब बाहर साइड होती है, ठीक है। ये कॉनकेव साइड में जो बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मियांडर बार्स या पॉइंट बार्स नहीं, बार्स ठीक है, ऑफ लार्ज रिवर एंड आर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन अ लीनियर फैशन बाय फ्लोइंग वाटर अलोंग द बैंक एंड दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल, इन विड्थ एंड कंटेन मिक्स्ड साइज ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप याद रख लेना। यहाँ पे हम मियांडर्स देखते हैं, लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन रिवर रेयरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्सेस। तो ये स्ट्रेट कोर्सेस में नहीं होती है, रेयरली फ्लो करती है, लेकिन इस तरह से फ्लो करती है, उसको ही मियांडर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लूप लाइक चैनल पैटर्न्स कॉल्ड मियांडर्स। तो यहाँ पे देखो, इसको हमें जो हाईलाइट करना चाहिए था, हाँ, तो लूप लाइक चैनल पैटर्न्स कॉल्ड meanders and develop over flood delta plains। ये फ्लड और डेल्टा प्लेन्स में बनती है।
meander is not a landform. ये जो meanderings है ये landform नहीं होती, इतना याद रख लेना, but it is only a type of channel pattern. ये meanders है, landforms नहीं है, हमेशा याद रख लेना. ये बस एक जो river का बहने का तरीका होता है उसको बोला जाता है meanders. And this is, और जो deposit होता है उसको हम landform बोलते हैं. And this is because of propensity of water flowing over very gentle gradients to work laterally on the banks. And second है unconsolidated nature of alluvial deposit making up the banks with many irregularities which can be used by the water exerting pressure laterally. And third है Coriolis force. ठीक है, acting of the fluid water deflected it like it deflect the winds. जैसे विंड ने ऐसे ढकेल दिया होगा उस तरह. कोरियोलिसिस फोर्स तो आपको पता है ना. तो काफ़ी चीज़ें होती है meandering फॉर्म होने में, जैसे कि यहाँ पे प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर बोला है, यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट, इसी की वजह से भी meandering होती है. फिर कोरियोलिसिस फोर्स का भी इसमें हाथ है. सो व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द चैनल बिकम्स एक्सट्रीमली लो, और ग्रेडियंट बहुत ही लो होता है और वाटर फ्लो लेजियर्सली एंड स्टार्ट्स वर्किंग लैटरली. ठीक है, तो ये इसकी वजह से meandering ऐसे 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 होती है. सो स्लाइटली irregularities along the banks and slowly get transformed into a small curvature in the bank. So curvature depends due to deposition on the inside of the curve and यहाँ पे erosion along the banks on the outside यहाँ पे erosion हो जाता है. and if there is no deposition and no erosion or undercutting, so the tendency of meander is reduced, and normally in meanders of large river there is active deposition along the concave bank and undercutting along the convex bank. So concave bank is known as cut off bank. concave मतलब इस तरह से होता है ना अंदर, और convex मतलब इस तरह से, मतलब ये बाहर वाला एरिया और ये अंदर वाला concave और ये convex. तो ये होता है, and which show up as a steep sharp and the convex bank present along gentle profile. So meander grow into deep loop. Same may get cut off due to erosion at the inflection point and are left of oxbow legs. तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सबो लेग की बात की है. जो कट ऑफ होता है किसकी वजह से होता है, इरोजन की वजह से होता है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी दे रखा है यहाँ पे, आर लेफ्ट एज अ ऑक्सबो लेग्स. देखो यहाँ पे ये स्लिप ऑफ बैंक, ठीक है, लेफ्ट बैंक होता है. ऑक्सबो लेग यहाँ पे है, ये राइट बैंक. ठीक है, और यहाँ पे ये कॉनकेव बैंक और एक कॉन्वेक्स बाहर का होता है. यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहाँ पे इस तरह से टर्न लेने वाली होती है, उसको इन्फ्लेक्शन बैंक बोला जाता है. ठीक है, इस तरह से ऑक्सबो लेग बने हैं, इस तरह से meandering भी बनी है. सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि जो ये सिर्फ ये फिगर देख लो, इसी से पढ़ लो आप, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आए. खुद से पढ़ लो, खुद से पढ़ने से बेहतर आपको समझ में आएगा. और ऐसे ना फिगर बना के इस तरह से कर रही है, इस तरह से कर रही है, इस तरह से बना के आप पढ़ लो तो अच्छे से हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.